पहली क्लास में मैंने यूनिट्स के बारे में बताया था। सिंपल चीजें हैं। देखो क्या है, फिजिक्स में समस्या ये आती है जब 11th क्लास में पढ़ाते हैं तो क्या है कि भाई एक महीने तो ना फिजिक्स पढ़ाने की प्रिपरेशन चलती है, उसके बाद जाके असली फिजिक्स चालू होती है। तो अभी बस वो फिजिक्स को पढ़ाने की प्रिपरेशन ही चल रही है। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा फिजिक्स का प्रचार किया था मैंने कि भाई फिजिक्स जो है हम क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं। और उसके बाद मैंने बताया था कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना, जो भी चीजें फिजिक्स में मेजर करते हैं जैसे लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स वगैरह। और उसके बाद हमने बात की थी यूनिट्स की। चीजों को नापना है तो उसका तरीका क्या है कि एक तो अंदाजे वाला तरीका है कि भाई बोर्ड को नाप रहे हैं तो हम कदमों में नाप रहे हैं, 1 2 3 4 5। किसी चीज को नाप रहे हैं तो हम ऐसे करके नाप रहे हैं। तो ये तो क्या है कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। कोई अच्छी यूनिट है उसमें दो बातें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि एक तो वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, यानी कि उसकी वैल्यू इनवेरिएबल होनी चाहिए। ठीक है भाई, जैसे कि हमारा मीटर है तो मीटर की एक डेफिनेशन है, उसके हिसाब से वो फिक्स्ड वैल्यू है उसकी। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि भाई वो वैल्यू जो है वो सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, डीपीपी आज दूंगा मैं, चिंता मत करो। आज तुम्हें डीपीपी का होमवर्क मिलेगा। ओके, पहली डीपीपी का होमवर्क, पहली क्लास थी तो मैंने नहीं दिया। आज की क्लास में तुम्हें डेफिनेटली कुछ होमवर्क मिलेगा, चिंता मत करो। डीपीपी मिलेगी, शीट का जो है वो भी तुम्हें मिल जाएगी, मॉड्यूल जिसको बोल रहे हो, तो वो चीज भी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लास बिल्कुल लाइव है, चिंता मत करो। ठीक है ना, मैं तुम्हारे साथ ही हूं, घबराओ मत। ध्यान ध्यान अपना फिजिक्स को सीखने पे लगाओ। ओके, हाँ, तो एक अच्छी यूनिट में दो बातें होनी चाहिए। पहली चीज ये कि वो इनवेरिएबल हो, यानी कि स्टैंडर्ड हो, और दूसरी चीज ये कि वो सबके लिए अवेलेबल हो, सब उसको जो है एक ही रूप में माने। ये नहीं कि भाई ये हाथ की लेंथ नाप रहे हैं तो किसी की छोटी है किसी की बड़ी है। कोई छोटी लेंथ से नाप के देख रहा है, उसने 5 हाथ का के बराबर कपड़ा बेच दिया किसी को। कोई जो है बड़े हाथ से नाप रहा है कि तेरे तो 4 हाथ ही, और झगड़ा हो गया। तो इस तरीके की यूनिट हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना, यूनिट जो है स्टैंडर्ड होना बहुत जरूरी है। टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं भाई उसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, पहला चैप्टर है। तो यूनिट की बात मैंने जो है पहली क्लास में की थी। ठीक है ना, अब मेरा नाम जानना चाह रहे हो? नील कमल सेठिया पूरा नाम है, एनकेएस सर कहते हैं मुझे शॉर्ट में। ठीक है ना, चलो, मेरे नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये इतने लंबा लंबा लिखने की बजाय जो है काम की बातें करें। छोटी चीजें लिखोगे ना तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, हाँ, तो लास्ट में जाते जाते मैंने तुम्हें यूनिट कन्वर्जन का फंडा दिया था एक, और एक रिजल्ट मैंने तुम्हें बताया था। क्या बताया था कि भाई N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। मतलब क्या कि अगर यूनिट छोटी है तो उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, अगर यूनिट बड़ी है तो उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, तब वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लें कि भाई 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है ना, मीटर जो है एक बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट मीटर, छोटी यूनिट सेंटीमीटर, छोटी यूनिट U1 सेंटीमीटर। तो यूनिट अगर छोटी है तो इसके साथ वाला पार्ट बड़ा होता है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो मैं ऐसा करता हूं, एक इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं। ओके, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उससे बात और क्लियर होगी। ठीक है, तो भाई एक मान लो हमारे जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, सीजीएस सिस्टम है,
है ना, एमकेएस सिस्टम है, एक एफपीएस सिस्टम है यूनिट्स वाले। तो एक मान लो कोई नया सिस्टम आ गया, हाइपोथेटिकल सिस्टम। ओके, उस हाइपोथेटिकल सिस्टम में जो है यूनिट ऑफ लेंथ हमें बताई गई कि भाई ये 2 मीटर होगी। ओके, और मान लो ये कहा गया कि भाई यूनिट ऑफ टाइम जो है ये 5 सेकेंड होगी। ओके, यूनिट ऑफ लेंथ 2 मीटर, यूनिट ऑफ लेंथ 5 सेकेंड। ये एक नए सिस्टम में ऐसा कोई नया सिस्टम है हाइपोथेटिकल। अब हमें उसमें यह बताना है कि भाई 1 मीटर पर सेकेंड जो है इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट में कितना होगा। 1 मीटर पर सेकेंड इस नए सिस्टम में, जिसको कि हमने इस तरीके से डिस्क्राइब किया है, इस नए सिस्टम में 1 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ट्राई करो जरा। हाँ भाई, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और किसी का कमेंट आया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। सो डेंसिटी की यूनिट अगर हम ये U1 बोल रहे हैं और इसको U2 बोल रहे हैं, तो कौन सी यूनिट बड़ी होगी। ठीक है ना, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, तो ये U1 जो है ये वाली यूनिट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज ए बिगर यूनिट ऑफ डेंसिटी। करेक्ट है। ओके, तो इसके आंसर आने लग गए हैं। 5/2 अधिकतर लोगों का कहना है। लेट अस चेक दिस, और इसका तरीका भी मैं साथ साथ बताता हूं। ओके, तो भाई इसको आराम से डिटेल में करेंगे। 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड है ये। ठीक है ना। ओके, नाउ आई विल रिप्लेस 1 मीटर बाय इट्स इक्विवेलेंट इन द न्यू सिस्टम। अब हमारे सिस्टम को डिफाइन करते हुए 2 मीटर को हमने 1, ये जो यूनिट ऑफ लेंथ है क्या, 1 यूनिट ऑफ लेंथ है बेसिकली, ये 1 यूनिट ऑफ टाइम है। तो 1 मीटर को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, 1 मीटर को मैं रिप्लेस करूंगा हाफ यूनिट ऑफ लेंथ से। सो 1/2 यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, नीचे आ रहा है यहां पे 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड, 5 सेकेंड 1 यूनिट ऑफ टाइम के बराबर है। तो 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा 1/5 यूनिट ऑफ टाइम, 1/5 यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है ना। सो अल्टीमेटली इसको तुम देख सकते हो, ये क्या हो गया भाई, 5/2, ये बन गया 5/2 यूनिट ऑफ लेंथ बाय यूनिट ऑफ टाइम। सो न्यूमेरिकल वैल्यू इस नए सिस्टम में 1 मीटर पर सेकेंड जो है 5/2 टाइम्स या 2.5। तो काफी बच्चों का सही आंसर है, कई लोगों का उल्टा आ रहा है 2/5, तो वो चेक कर लें यहां से। ठीक है ना, ये जो स्टेप है कि 1 मीटर को यहां पे हाफ यूनिट ऑफ टाइम, जब भी हम रिप्लेस करेंगे एक इक्वालिटी में तो उसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे। और ये इक्विवेलेंट यहां पे तुम देख सकते हो कि भाई 1 मीटर का इक्विवेलेंट जो है हाफ यूनिट ऑफ लेंथ है। ठीक है ना। सिमिलरली 1 सेकेंड का इक्विवेलेंट 1/5 यूनिट ऑफ टाइम। ओके, तो जिन लोगों का जो है 0.5, 0.4 या 2/5 आया है, वो यहां से सीख ले, फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक नहीं करें। तुम्हें ऐसे क्वेश्चन और मिलेंगे हमारे मटेरियल में, डीपीपी वगैरह में। ओके, तो चलो इससे आगे चलते। ठीक है ना। देखो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें एक लिस्ट दी थी 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज बेस यूनिट्स की, और उसके अलावा 2 जो है सप्लीमेंट्री की। राइट। अब जो है हम क्या करेंगे कि इसके अलावा जो क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो वो बाकी जो भी क्वांटिटीज हैं ये किस तरीके से रिलेटेड होती हैं। ठीक है ना,
किस तरह से ये रिलेटेड होती हैं हमारी जो बेस क्वांटिटीज हैं, और उनको रिलेट करने में डायमेंशन एनालिसिस का क्या रोल है, हम उस पे आते हैं। ओके, तो भाई बात अब हम करेंगे डायमेंशंस की, राइट। हाँ, तो जैसे कि भाई एक सिंपल एग्जांपल लो, अभी जो हम जो जस्ट इस क्वेश्चन में आया था, वेलोसिटी के लिए हम जो है यूनिट वेलोसिटी या स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं। स्पीड को हम कह लेते हैं कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, ठीक है ना। ये सिंपल वे में स्पीड को डिफाइन करते हैं या वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है ये क्या हो गया, ये लेंथ हो गया और ये टाइम हो गया। यूनिट में हम इसको मीटर पर सेकंड लिखते हैं। अब देखो यहां पे मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि जो मैकेनिक्स के लिए हमने 3 फिजिकल क्वांटिटी ली थी, ठीक है ना, कौन कौन सी ली थी, लेंथ, मास और टाइम, ठीक है, लेंथ, मास एंड टाइम। तो उनके लिए सिंबल्स हैं यहां पे, लेंथ के लिए कैपिटल एल, मास के लिए कैपिटल एम, टी के लिए टाइम। ये जो है डायमेंशन एनालिसिस में ये सिंबल्स हम यूज करेंगे, लेंथ के लिए कैपिटल एल, मास के लिए कैपिटल एम, टी के लिए टाइम। सिंपल है। तो अब देखो अगर ये पूछा जाए कि भाई व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ये जो सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने वी को लिखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। पहली बार है इसलिए मैं लिख रहा हूं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की भी यही डायमेंशन होगी और स्पीड की भी यही होगी। दोनों में अंतर क्या है ये अपने नेक्स्ट चैप्टर में जाके क्लियर होगा, राइट। तो ये डायमेंशन क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस क्या है कि लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया लेंथ, और टाइम तो टाइम है ही। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं एल टी माइनस 1, या चाहो तो L1 t माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। सो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज LT माइनस 1। ये हमने सबसे पहला सिंपल डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया, ठीक है। और क्वांटिटीज देखते हैं। मान लो हमें डायमेंशन लिखनी हो भाई एक्सेलरेशन की, ठीक है, एक्सेलरेशन की हम डायमेंशन लिखना चाहते हैं। तो एक्सेलरेशन जो है वो तुमने सुना होगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ये जो डेल्टा सिंबल मैंने यहां पे लगाया है फिजिक्स में काफी कॉमन है भाई, बार बार आएगा। तो डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, ठीक है, वेलोसिटी का चेंज। तो वेलोसिटी का चेंज जो है, अब इसकी डायमेंशन, अगर एक्सेलरेशन को डेल्टा वी बाई टी लिखते हैं तो हम ये कहेंगे कि भाई इसकी जो डायमेंशन है वो भी हो जाएगी डेल्टा वी की डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन, ठीक है ना। डायमेंशन क्या है ये मैं बता दूं कि भाई डायमेंशंस जो है उसका पर्पस है टू कन्वे द रिलेशन ऑफ ए डेराइव्ड क्वांटिटी विद द बेस क्वांटिटीज। लास्ट क्लास में हमने 7 बेस क्वांटिटीज की लिस्ट देखी थी। मैकेनिक्स में सिर्फ 3 ही है, ठीक है ना, मैकेनिक्स में 3 ही बेस क्वांटिटीज हैं, MLT, उससे अपना काम चलता है, ठीक है। तो जो बाकी की क्वांटिटीज है, जैसे वेलोसिटी है, जैसे एक्सेलरेशन है, हम और बात करेंगे, फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, डेंसिटी, तो वो सब क्वांटिटीज किस तरह से हमारी बेस क्वांटिटीज कौन सी MLT किस तरह से इन पे डिपेंड करती है, ये हमें डायमेंशन एनालिसिस से पता चलता है, ठीक है भाई। ओके, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। डेल्टा वी, ये चेंज इन वेलोसिटी खुद जो है वो एक वेलोसिटी है। 2 वेलोसिटीज का अंतर लेंगे तो वो भी वेलोसिटी आएगी भाई। 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड इज 5 मीटर पर सेकेंड, सो दैट इज ऑल्सो ए वेलोसिटी, इजंट इट। सो डेल्टा वी की डायमेंशन वही है जो वेलोसिटी की डायमेंशन है, और ये हमने अभी भी यहां पे निकाल रखी है, यानी कि L1 t माइनस 1, ओके, डिवाइडेड बाय ये टाइम है ही। तो ये क्या बन गया, t की पावर -2 हो गई ना,
So L1t minus 2. So dimensional formula for acceleration is L1t minus 2. ठीक है ना? इसको यूं बोलते हैं कि इसको बोलने का एक तरीका यह भी है कि भाई डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इन लेंथ इज 1 एंड डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इन टाइम इज -2. सो ओवरऑल डायमेंशनल फॉर्मूला इज L1t minus 2. ठीक है भाई? ओके. सो डायमेंशन का पर्पस यह हुआ कि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की का रिलेशन पता चलता है कि कैसे वो हमारी बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज से रिलेटेड है. ओके. हां, नेक्स्ट एक और फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं भाई. लेट्स से मैंने ले लिया फोर्स को, तो मैं फोर्स की डायमेंशन निकालना चाहता हूं. तो अब फोर्स की डायमेंशन निकालनी है तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा? हमें एक फॉर्मूला चाहिएगा, ऐसा फॉर्मूला जो कि इन सबसे फोर्स को रिलेट करता हो या जो जिनकी डायमेंशन हमें पता है उनसे रिलेट करता हो. ठीक है ना? तो ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन पांचों में से कोई भी चीज आती हो, बस इनके बाहर की चीज नहीं आनी चाहिए. ओके. तो फोर्स से रिलेट, फोर्स का ऐसा फॉर्मूला कौन सा होगा? सिंपल है कि नहीं? क्यों भाई? सबने सीखा हुआ है फोर्स का फॉर्मूला. सब डायमेंशन की बात बाद में करेंगे, सिर्फ फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए, राइट? मास इंटू एक्सेलरेशन. तो हम कहेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स विल बी डायमेंशन ऑफ मास टाइम्स डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन. ओके. तो ये मेथड हमें सीखना है बेसिकली. तो अब डायमेंशन ऑफ मास तो एक कैपिटल एम है भाई, सिंबल. ठीक है ना? तो ये तो हो गया कैपिटल एम, कोई दिक्कत नहीं. एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी अभी हमने निकाल के रखी है यहां पे, तो ये हो गया L1t minus 2. चाहो तो ये m अकेला लिखा हुआ है, m की पावर 1 लिख सकते हो. सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स m1 L1 t minus 2. ओके. सिंपल है भाई. तो किसी भी चीज की डायमेंशन तुम्हें निकालनी हो, उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? उसके लिए तुम्हें एक रिलेशन चाहिए उस क्वांटिटी का MLT से या ऐसी क्वांटिटी से जिनका कि तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला आता है. ठीक है ना? तो चलो और प्रैक्टिस करते हैं और कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हम लेते हैं साथ साथ. तो मैं अब इसमें एक क्वांटिटी ले रहा हूं भाई. मैंने ले लिया, चलो, मोमेंटम. स्मॉल p यूजुअली सिंबल होता है मोमेंटम का. ठीक है? तो मोमेंटम का फॉर्मूला, पहले तो ये सोचो, फॉर्मूला बताओ पहले तो, जिसकी हेल्प से कि हम डायमेंशन निकाल पाएंगे. मोमेंटम का सिर्फ फॉर्मूला बोलना है. ओके. ये जो बॉक्स बनाया गया है, दिस रिप्रेजेंट्स डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. देखो यहां लिखा हुआ है, जो बॉक्स बनाया गया था इसका, ये क्या बताता है? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. सिंपली भी बोले तो वेलोसिटी, बॉक्स लगाने से तो ये बॉक्स लगा दिया. डायमेंशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा हूं मैं. पी का यहां पे मैं मतलब भी लिख देता हूं, पी इज रिप्रेजेंटिंग मोमेंटम. ओके. हां, मोमेंटम का फॉर्मूला तुमने सुना होगा mv. तो हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास टाइम्स डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. राइट? अब डायमेंशन ऑफ मास, वेरी सिंपल, इट इज जस्ट मास. वेलोसिटी की डायमेंशन अभी अभी हमने निकाली थी, L1 t minus 1, m के साथ भी तुम 1 लगा दो, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला मोमेंटम का बन गया. ठीक है? ओके. अब चलो एक और फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे. मैं बात कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी. ठीक है? नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी की, और काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंबल मैंने बना दिया, चलो, EK. EK का मतलब काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी का तुमने फॉर्मूला सीखा होगा. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हाफ mv². अब देखो ये थोड़ा सा ना एग्जांपल डिफरेंट है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², आई एम श्योर सबने सीखा होगा. हमें जो है इसकी काइनेटिक, इसके करस्पॉन्डिंग हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी EK जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है? तो अब देखो इसमें क्या आएगा कि भाई हम
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई के मैंने लिख रहा, तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर हाफ टाइम्स डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एम टाइम्स डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वी का स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये सोचो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ क्या है। ये जो हाफ है ये सिंपली एक नंबर है। ठीक है ना। तो नंबर जो है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है ना। ये बात हमें सीखने की है, नंबर कोई डायमेंशन नहीं होती है। बुक्स का जहां तक सवाल है, मैं एक चीज चलो बता देता हूं शॉर्ट में। एक तो हमारे पास एचसी वर्मा होनी चाहिए शुरुआत के लिए, एचसी वर्मा, और तुम्हारी जो है एनसीईआरटी की किताब। शुरुआत के लिए सिर्फ ये दो काफी है। बाद में मैं इरोडोव को भी इंट्रोड्यूस करूंगा, पर इरोडोव को इंट्रोड्यूस करने लायक पहले हम हो जाएं थोड़ा, फिर हम इरोडोव पे भी आएंगे। जब काइनेमेटिक्स वगैरह की प्रॉब्लम पे आएंगे ना, प्रॉपर फिजिक्स पे, तब हम उसमें आएंगे। ठीक है। हाँ, तो ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट में फिर से बता दूं, जब ये किसी भी चीज पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है उसकी डायमेंशन। यहां मैंने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। यहां जब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो मैं कह रहा हूं डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो ये जो हाफ है इट इज ए नंबर, इसकी खुद की कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है ना, इसकी कोई यूनिट भी नहीं है, इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है। राइट। एम जो है ये ऑफ कोर्स मास है। वेलोसिटी क्या होता है, LT-1, हम 2-3 बार यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, और इसका स्क्वायर करना है। तो अब देखो EK की डायमेंशन फाइनली क्या बन जाएगी, ML² T-2। तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया ML2 T-2। ठीक है, ये चीज है। ओके, अब देखो और फिजिकल क्वांटिटीज की भी डायमेंशन निकालेंगे हम, काफी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट मैं चाहता हूं कि तुम डायमेंशन निकालो किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। ओके, पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंबल बहुत बार यूज किया जाता है U, और एक फॉर्मूला मैं तुम्हें दे देता हूं, तुमने सुना भी होगा, mgh। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का मैं तुम्हें फॉर्मूला दे रहा हूं, तुम्हें इसकी डायमेंशन निकालनी है। m रिप्रेजेंट्स मास, g रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h रिप्रेजेंट्स हाइट। तो इसको ट्राई करो। कुछ बात नोट्स की हो रही है तो मैं थोड़ी सी चर्चा नोट्स की कर लूं। ठीक है ना। तो नोट्स का जहां तक सवाल है, देखो केमिस्ट्री में ना नोट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। फिजिक्स में नोट्स की इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, हमें हमारा एम्फेसिस रहना चाहिए चीजों को समझने में। ओके, तो क्लास के दौरान जो है तुम अगर सारी चीजें नोट नहीं भी कर पा रहे हो तो इट डजंट मैटर। और अच्छा, जहां तक कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नोट्स दे दो, तो अगर तुम्हें एज इट इज नोट्स में दे दूं, ठीक है ना, तो तुम लोगों का फेलियर इंश्योर करने का उससे बढ़िया तरीका कोई भी नहीं होगा। बिल्कुल सही सुना तुमने, फेलियर इंश्योर करने का। तुम 50 लोगों के नोट्स रख लो, नोट्स जो है दुनिया भर के ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल है बेटा। ठीक है ना, तो नोट्स इकट्ठे कर लो, दुनिया भर की किताबें इकट्ठा कर लो, लेकिन मेहनत मत करो सब्जेक्ट में, तुम्हारे फेल होने की रेसिपी पक्की है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम एफर्ट करें, क्लास में सीखें। ओके, mgh पोटेंशियल एनर्जी, इसकी डायमेंशन क्या है। ओके, निकाल के देखते हैं। कुछ लोगों ने निकाले हैं, आंसर आने शुरू हो गए हैं। ठीक है ना। तो देखो फिजिक्स में क्या होगा कि अधिकतर चीजें, जो नोट्स वाली बात थी उस पर रिलेटेड एक और बात मेरे दिमाग में आई कि अधिकतर चीजें ऐसी होंगी कि तुम्हें लिख के याद रखने की जरूरत है ही नहीं। तुम्हें सीखने हैं कॉन्सेप्ट, और वो तुम्हें कैसे मिलेंगे, प्रॉब्लम्स खुद कर करके मिलेंगे। ठीक है ना, ये है। ऑल राइट, सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यू इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m टाइम्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ g टाइम्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ h। डायमेंशन ऑफ m इज सिंपली m। g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो जाएगी
सॉरी एल टी माइनस टू, ठीक है ना। तो ये जी की डायमेंशन ये आ गई। एच, एच क्या है? एच है हाइट। हाइट क्या होती है? हाइट होती है लेंथ, ठीक है ना, ठीक है ना। चाहे अब ऐसे नाप रहे हैं तो भी है तो लेंथ ही ना एक। सो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। ये बन रहा है क्या भाई? एम एल टी, एम एल टू हो गया, एल स्क्वायर हो गया ना, एक एल यहां एक इधर भी, एम एल स्क्वायर और टी माइनस टू। सो पोटेंशियल एनर्जी जो है भाई तुम देख सकते हो डायमेंशन, ये तो वही आ गई जो काइनेटिक एनर्जी की आई थी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। ओके ओके, और बात करते हैं और आगे चलते हैं। मैं चलो पेज ही चेंज करता हूं, अगले पेज पे आते हैं। हां, तो अब हम निकालेंगे भाई डायमेंशन किसकी? लो, प्रेशर, प्रेशर। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है भाई, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो डायमेंशन जब प्रेशर की लिख रहे हैं तो ऊपर भी डायमेंशन फोर्स की डिवाइडेड बाय डायमेंशन लिखनी है तुम्हें एरिया की। सोचो, फोर्स की डायमेंशन आज की क्लास में आ चुकी है। ये चाहिए तो दिखा देता हूं, लो कहां गया फोर्स? ये ऊपर था थोड़ा सा, ये रहा फोर्स की डायमेंशन, एम इंटू एल, एम इंटू ए करके हमने निकाली थी। इसको जो है तुम याद ही कर लेना भाई, ठीक है ना, ये काफी काम आने वाली है। M1L1 T माइनस टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या है और बहुत सी क्वांटिटी से रिलेटेड होता है, राइट, ठीक है। चलो वापस उस पेज पे आते हैं। हां, तो फोर्स की डायमेंशन M1L1 T माइनस टू, और एरिया की डायमेंशन भाई, एरिया क्या होता है? अब एरिया किसी भी चीज का हो सकता है भाई, चाहे रेक्टेंगल का ले लो, चाहे तुम सर्कल का ले लो। रेक्टेंगल का बोले तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ हो गई, ठीक है ना। और सर्कल का बोले पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, तो वो भी लेंथ हो गई। तो ये जो एरिया की डायमेंशन चाहिए, तो अगर उसको भी मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं। एरिया हमने मान लो रेक्टेंगल का बोला तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, तो लेंथ जो है वो लेंथ है, ब्रेड्थ भी एक लेंथ ही है, तो लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एरिया जो है उसकी डायमेंशन बन जाएगी एल स्क्वायर। तो यहां पे एल स्क्वायर नीचे कर दो, तो प्रेशर की डायमेंशन आ गई भाई M1L माइनस वन टी माइनस टू। M1L माइनस वन टी माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, ठीक है। ओके, इसके आगे चलते हैं। कुछ और थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज लेता हूं मैं। अब की बार मैंने लिया एंगल, एंगल की डायमेंशन निकालनी है। एंगल से रिलेटेड एक फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था, याद आ रहा है? हमने बात की थी कि भाई ये है आर्क लेंथ, ठीक है ना, ये वाली आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ये होता है एंगल। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, दैट वाज द फॉर्मूला फॉर एंगल। इस फॉर्मूले के हिसाब से बताओ जरा एंगल की डायमेंशन क्या होगी? एंगल सिंबल लेते हैं थीटा, थीटा की डायमेंशन क्या होगी बताओ। अब थीटा में क्या हो रहा है? लेंथ अपॉन लेंथ है। ये जो लेंथ है वो तो लेंथ है ही है, रेडियस जो है, रेडियस क्या है? रेडियस भी तो डिस्टेंस ही हुआ ना, सेंटर का सरकमफ्रेंस है, तो ये भी एक लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ, तो ये तो लेंथ भी कैंसिल हो गया। अब इस डायमेंशन को लिखने का तरीका क्या होता है? इसको पूरा हम ऐसे लिख देते हैं कि भाई m की पावर तो है ही नहीं जीरो, l की पावर भी कैंसिल होके जीरो हो गई, और t की भी पावर जीरो है। सो डायमेंशन ऑफ एंगल इज m0 l0 t0, इन अदर वर्ड्स इट इज डायमेंशनलेस। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि डायमेंशनलेस भी होती हैं, तो एंगल जो है वो उनमें से एक फिजिकल क्वांटिटी है। बाय द वे, सॉलिड एंगल जो है उसकी डायमेंशन क्या होगी ये भी सोच के बताओ। सॉलिड एंगल का भी मैंने रिजल्ट लास्ट क्लास में बताया था कि भाई स्फीयर के ऊपर हमने कुछ एरिया ले लिया, ठीक है ना, स्फीयर के ऊपर एरिया लिया था,
और उसको डिवाइड किया था किससे, आर स्क्वायर से, रेडियस का स्क्वायर, इससे हमने डिवाइड किया था। तो सॉलिड एंगल की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इसकी भी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है। इसकी भी डायमेंशन, ये भी डायमेंशनलेस हो जाएगी, क्योंकि एरिया हम लिखेंगे तो एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर होती है भाई, ठीक है ना, जैसा वहां हमने देखा। और जो आर रेडियस का स्क्वायर है ये भी एल स्क्वायर हो गया, सो दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। सो देर आर सर्टन क्वांटिटीज विच आर डायमेंशनलेस, एंगल एंड सॉलिड एंगल आर बोथ डायमेंशनलेस। ओके ओके, अब इसके बाद और फिजिकल क्वांटिटीज, चलो एक नई फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जो शायद तुम लोगों ने सुनी न हो, ठीक है, वो है भाई, उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, हां, एंगुलर वेलोसिटी के लिए सिंबल यूज किया जाता है ओमेगा, और इसका एक मैं फॉर्मूला तुम्हें बता देता हूं कि भाई ये एंगुलर वेलोसिटी यूज करते हैं किसके लिए पता है, कोई चीज जैसे घूम रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बताई जाती है, जैसे फैन है, पंखा घूम रहा है भाई, ठीक है ना, तो पंखे के लिए, कोई घूमती हुई चीज के लिए एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन की जाती है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली द एंगल रोटेटेड डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी का एक सिंपल फॉर्मूला मैंने दिया तुम्हें, एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। तो बताओ इसकी डायमेंशन कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन जो है ये क्या होगी, ये हमें बताना है। आसान है भाई, एंगल की डायमेंशन यहां पे लिखी हुई तुम्हारे सामने, और टाइम तो टाइम है ही, इजंट इट। सो इट इज m0 l0 t0 divided by t, so this will become m0 l0 t minus 1, or you can simply write t minus 1 also, m0 l0 ना लिखो, simply t minus 1 लिखो तो भी चलेगा। that is the डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी क्वांटिटी है ये बाद में सर्कुलर मोशन में आएगी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बता दूं, हमने इतने सारे डायमेंशन फॉर्मूले सीख लिए आज, ठीक है ना, जैसे प्रेशर आ गया, मोमेंटम आ गया, फोर्स आ गया, है ना, ये एंगुलर वेलोसिटी आ गया। तो एक गलत फहमी बिल्कुल मत पाल लेना अपने दिमाग में, ठीक है ना भाई, अभी तुम ये समझने लगो कि भाई हमें एंगुलर वेलोसिटी आती है, तो ये गलत फहमी बिल्कुल मत पालना बेटा अपने दिमाग में। अभी हमें सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सीखा है, मतलब कि हाउ एंगुलर वेलोसिटी इज रिलेटेड टू मास, लेंथ एंड टाइम, बस सिर्फ इतना सीखा है हमने, ठीक है ना। बाकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है उसकी डिटेल जब वो चैप्टर आएगा, कौन सा, सर्कुलर मोशन वाला, तब जाके हमें समझ में आएगी। इसी तरीके से फोर्स, चलो फोर्स तो तुमने 10th क्लास में, 9th क्लास में सीखा होगा, तो फोर्स के बारे में तुम्हें कुछ पता है, या प्रेशर के बारे, पर वो भी जो है डिटेल जब वो चैप्टर आएगा तब जाके क्लियर होगी उनकी, उनका क्या रोल है, ठीक है। तुम अभी जो है, मैं ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी डाल सकता हूं जिसका शायद तुमने बिल्कुल जिक्र भी नहीं सुना हो, और उसकी तुम डायमेंशन निकाल लोगे, मैं एक फॉर्मूला दूंगा और तुम उसकी डायमेंशन निकाल लोगे। लेकिन ऐसा मत सोचना कि हमें वो जो क्वांटिटी है उसका मतलब, जैसे एक नाम लेते हैं, मैं चलो एक नई चीज लेता हूं, तो एक नई चीज मैंने ले ली भाई, लेट अस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा करके कुछ होता है, ठीक है। इसकी डिटेल हम सीखेंगे आज से कम मेरे ख्याल है 3-4 महीने तो लग जाएंगे, 3-4 महीने के बाद तुम इसकी डिटेल जानोगे कि हकीकत में क्या होता है। लेकिन डायमेंशन इसकी मैं तुम्हें, डायमेंशन फॉर्मूला में तो इसका तुम्हें अभी निकालवा दूंगा 2 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। मैं दूंगा तुम्हें एक फॉर्मूला सिंपली, ठीक है, तो एक फॉर्मूला दूंगा, उससे तुम्हें डायमेंशन फॉर्मूला निकाल, उससे तुम्हें इसकी डायमेंशन बतानी है। ओके, तो फॉर्मूला मैंने दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, पहले तो सिंबल बताता हूं। सिंबल इसका होता है भाई, आई यूज करते हैं कॉमनली। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, देयर इज ए फॉर्मूला 2/5 m
आर स्क्वायर, वेयर एम इज मास ऑफ द स्फीयर, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। इससे हमें बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन क्या होगी। वेरी गुड, आंसर आने लग गए हैं, वेरी गुड। तो भाई तरीका वो का वो है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी डायमेंशन ऑफ 2/5 विच इज सिंपली डायमेंशनलेस ए नंबर, तो उसकी हम चिंता नहीं करते हैं। ठीक है ना, मास की जगह मास आ गया, रेडियस हमें पता है एक लेंथ है तो इसका स्क्वायर। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो अभी तक हमने सीखा है डायमेंशन हम निकाल रहे हैं, मैं फिर से एक पॉइंट को अच्छी तरह से एम्फेसाइज कर दूं कि ऐसा मत सोचना कि तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में चीजें पता है। तुम्हें बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बहुत ही कम पता है। सिर्फ एक छोटा सा फैक्ट पता है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² है, यानी कि उसमें मास और लेंथ आता है, उसमें टाइम नहीं आता। सिर्फ इतनी सी बात तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता है, बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हकीकत क्या है ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। ठीक है ना, ऐसी गलत फहमी मत पाल। बहुत बार क्या होता है कि ये जब हम डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो इसमें क्या है कि नई नई टर्म्स का जिक्र होता है, तो उससे क्या होता है कि कई बच्चे तो घबराने लगते हैं। ठीक है ना, कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं। 4 महीने बाद तसल्ली से मैं तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है डिटेल में समझाऊंगा, सिर्फ स्फीयर का नहीं, अपन और दूसरे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो डिस्क भी होता है या रॉड वगैरह, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे, लेकिन तसल्ली से सीखेंगे। जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद तसल्ली से सीखेंगे। ओके, तो ऐसे लोग जो अभी घबरा रहे हैं नई टर्म सीख के, तो उनकी तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि अभी ये तुमसे उम्मीद बिल्कुल नहीं रखी जाती कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये तुम समझ गए, पहली बात। ओके, और कुछ लोग जो ये गलतफहमी पाल रहे हैं कि भाई हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया पहली क्लास में, ठीक है, तो वो गलतफहमी भी मत पालो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तुम्हें बिल्कुल नहीं आया। ठीक है, सिर्फ एक छोटी सी चीज पता चली, राइट। अब ये जो भी हम कर रहे हैं ना कि भाई ये डायमेंशन हम निकाल रहे हैं, इसका यूज क्या है, इसके यूज पे हम आएंगे। यू डोंट हैव टू लर्न, मगअप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, एक फोर्स का जो है वो याद रख लो फिलहाल। ठीक है ना, बाकी सब ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब तुम्हें एनीवे याद हो जाएंगे। और बाकी तुम्हें मेथड सीखना है बेटा, जो मेथड अभी मैं बता रहा हूं। क्या मेथड बताया मैंने कि कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी जिसका शायद तुम नाम ही पहली बार सुन रहे हो, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सुना, ठीक है ना, उसकी डायमेंशन तुम निकाल सकते हो। उसके लिए चाहिएगा क्या तुम्हें, उसके लिए चाहिएगा तुम्हें एक फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला जो कि उस नई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है हमारे एमएलटी में से, या ऐसी चीज में से जिसका कि फॉर्मूला, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है ना, जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी को निकाला, एंगल अपॉन टाइम, तो इसमें एंगल का फॉर्मूला ये हमने अभी निकाल रखा, तो काम आ गया। ठीक है ना, बस सिर्फ जो मैं तुम्हें अभी मेथड बता रहा हूं, बस वो मेथड सीखना है, बाकी कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, फिजिक्स में देखो क्या है, मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूं कि हमें मेमोरी पे ज्यादा लोड नहीं लेना है। फिजिक्स में मेमोरी अपनी बचा के रखो बेटा, केमिस्ट्री के लिए बहुत काम आएगी केमिस्ट्री में मेमोरी तुम्हारे। ठीक है ना, फिजिक्स में मेमोरी पे कोई लोड नहीं लेने का। ओके, थोड़े बहुत छोटे मोटे फॉर्मूले होते हैं, वो तुम्हें हम क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि कायदे से उन क्वेश्चंस को करोगे तो तुम्हें वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो मेमोरी अपनी सारी बचा के रखो केमिस्ट्री के लिए। ओके, चलो आगे चलते हैं। हां, आगे जो एक चैप्टर आएगा, जैसे एक चैप्टर आता है इलास्टिसिटी का। ठीक है ना, तो इलास्टिसिटी में भाई वर्क और चलो वर्क की बात कर लेते हैं, इलास्टिसिटी तो काफी आगे निकल गया, वर्क की बात कर लेते हैं चलो पहले। ओके, तो वर्क का फॉर्मूला देता हूं मैं। वर्क हो गया भाई फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये मैं बता दूं कि फिलहाल ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो मैं दे रहा हूं ना,
सिंपली फॉर द पर्पज ऑफ डायमेंशंस दे रहा हूं। एग्जैक्ट फॉर्मूला वर्क का जो है मैं बाद में बताऊंगा जब वर्क का चैप्टर आएगा। ओके, तो फिलहाल फोर्स वर्क को हम लिख रहे हैं फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इससे मुझे बताओ वर्क की डायमेंशन क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कोई जना यहां से यहां गया तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी क्या है, लेंथ ही है बेसिकली, राइट। हाँ, फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क हम लिखना चाह रहे हैं तो फोर्स का हमें पता है भाई m1 L1 T-2 कई बार इस्तेमाल कर लिया, अब तक शायद याद भी हो गया हो। और डिस्प्लेसमेंट सिंपली लेंथ। सो अल्टीमेटली ये बन गया m1 L2 T-2। ओके, ये डायमेंशन फॉर्मूला पहले भी किसी चीज का आ चुका है। क्यों भाई, m1 L2 T-2 किसका आया था? ये डायमेंशन राइट एनर्जी की आई थी। बिल्कुल, एनर्जी जो हमने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन निकाली थी, दोनों की सेम थी, वही डायमेंशन वर्क की आ रही। सो टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, ये हम सीख लें। जैसे कई बार क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कैन टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, तो उसका आंसर हो जाएगा यस। फॉर एग्जाम्पल, वर्क एंड एनर्जी हैव सेम डायमेंशन, राइट। ओके, किसी ने कहा था बाय द वे टॉर्क किसी जो है उसकी भी डायमेंशन सेम होती है। टॉर्क के लिए ऐसा एक सिंबल यूज होता है, ग्रीक लेटर टाउ बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सो टॉर्क के लिए एक फॉर्मूला होता है भाई, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर्म लेंथ, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर्म लेंथ, ठीक है। तो लेंथ, आर्म लेंथ भी वही लेंथ ही है। कितने डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है बेसिकली वो हो गया, कितने डिस्टेंस पे फोर्स लगाया जा रहा है वो आर्म लेंथ हो गया। तो टॉर्क का भी डायमेंशन निकाल के देख लो। इसकी पूरा नाम मैं लिख देता हूं, TORQUE, टॉर्क। सिंबल है ये ग्रीक लेटर टाउ। ओके, सो dimensional formula for tau, force is m1 L1 T-2, हमेशा की तरह arm length is length। तो ये भी वही हो गया, m1 L2 T-2। टॉर्क की डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन और एनर्जी की डायमेंशन तीनों की सेम हो गई, ठीक है। ये है ओके। थर्मल वाले पार्ट पे आएंगे, चिंता मत करो, अभी थर्मल वाले पार्ट पे आएंगे। उससे पहले मैं तुम्हें निकलवाना चाहता हूं एक डायमेंशन निकालो। एक क्वांटिटी होती जिसे कहा जाता है स्ट्रेस, ठीक है भाई, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस नहीं लेने का, मैं स्ट्रेस का फॉर्मूला तुम्हें अभी दे रहा हूं, राइट। स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके भाई, जैसे क्या होता है कि हम मान लो ये कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, थोड़ा डायग्राम भी बनाना चाहिए, फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम। दोनों तरफ से सिलेंडर को ऐसे खींचा जा रहा है, ये सिलेंडर को मैं पकड़ के ऐसे खींच रहा हूं, राइट। देन द सिलेंडर इज इन ए स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है ना। तो स्ट्रेस क्या बोलते हैं कि भाई किसी भी क्रॉस सेक्शन, कोई इंटरनल फोर्स होता है, तो ये दोनों सिलेंडर, एक सिलेंडर का ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट को अपनी तरफ खींच रहा है और राइट वाला पार्ट लेफ्ट को इधर खींच रहा है। तो ये जो इंटरनल फोर्स है इसका डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। तो भाई डायमेंशन लिखना बड़ा आसान है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस इज, फोर्स के लिए हो गया m1 L1 T-2 हमेशा की तरह डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, सो इट इज m1 L-1 T-2, सेम एज प्रेशर। तो प्रेशर और स्ट्रेस इनकी भी सेम डायमेंशन होती है, ठीक है। चलो, तो हमने
कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आएगी उसकी हम डायमेंशन निकाल लेंगे। बाय द वे, स्ट्रेस वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है किस चैप्टर में आएगी? ये आएगी, एक चैप्टर है जिसका नाम होता है इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी में ही आएगी। ठीक है ना। अब देखो, स्ट्रेस का एक परिणाम होता है। जैसे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से खींच रहा हूं, ठीक है, तो उसका परिणाम क्या होगा कि उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इस तरीके से दोनों तरफ से सिलेंडर को खींच रहे हैं ना, तो इसकी लेंथ जो है ये थोड़ी सी बढ़ सकती है। इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल, और ये है इसकी ओरिजिनल लेंथ एल। तो एक क्वांटिटी, ये जो परिणाम हुआ स्ट्रेस का, उससे रिलेटेड एक क्वांटिटी है। उस क्वांटिटी को बोला जाता है, तुमने शायद सुना हो, स्ट्रेन। STRAIN, स्ट्रेन। ठीक है भाई। तो स्ट्रेन जो है उसके लिए फॉर्मूला तुम्हें दे रहा हूं, डेल्टा एल बाय एल, इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो पता लगाओ स्ट्रेन की डायमेंशन क्या होगी। क्यों भाई, स्ट्रेन की डायमेंशन क्या होगी? डेल्टा एल इज ऑफ कोर्स लेंथ, और लेंथ तो लेंथ है ही, लेंथ अपॉन लेंथ एल जीरो हो गया, यानी कि ये डायमेंशनलेस है। M0 L0 T0। हमें एक और डायमेंशनलेस क्वांटिटी पता चली, इससे पहले एंगल और सॉलिड एंगल भी हमने देखा था डायमेंशनलेस थे। स्ट्रेन इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। ठीक है भाई। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज तुम पढ़ोगे इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में। ठीक है। और इसके अलावा इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में एक और चीज का जिक्र होता है, उसको बताते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस जिसको बोला जाता है। तो यंग्स मॉड्यूलस सिंबल होता है उसके लिए कैपिटल वाई। तो ये बोलते हैं कि भाई स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, दिस इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो बताओ यंग्स मॉड्यूलस की डायमेंशन क्या होगी? यंग्स मॉड्यूलस की डायमेंशन क्या होगी? फॉर्मूला मैंने दिया है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की डायमेंशन बोर्ड पे मौजूद है फिलहाल। हाँ भाई, आ गया होगा अब तक। इट इज सो इजी, क्योंकि डायमेंशनलेस है स्ट्रेन, तो ये नीचे वाला जो है ये तो डायमेंशनलेस है। इसका मतलब यंग्स मॉडुलस विल हैव सेम डायमेंशन एज दिस दैट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है ना, बिकॉज स्ट्रेन इज योर डायमेंशनलेस, you can say dimension of Young's modulus will be dimension of stress divided by dimension of strain. ठीक है, so M1 L minus 1 T minus 2 divided by M0 L0 T0, so it is same M1 L minus 1 T minus 2. So this is the dimension of strain. तो स्ट्रेस की डायमेंशन, यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन सेम आ रही है, और ये डायमेंशन हमने प्रेशर की भी देखी थी, उसके लिए भी सेम था। ठीक है ना। अगेन मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा मत सोचना कि तुम्हें स्ट्रेस क्या होता है ये पता चल चुका है। स्ट्रेस को डिटेल में समझेंगे हम आज से 4 महीने या 5 महीने बाद, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इलास्टिसिटी का। स्ट्रेन को भी डिटेल में तब समझेंगे। अभी मैंने सिर्फ एक छोटा सा उसका एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रखा है, ताकि तुम्हें थोड़ी सी आइडिया लगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलो, ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं मास, लेंथ और टाइम से रिलेटेड, मैकेनिक्स या उसी के आसपास की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उस पर हम चल रहे थे। इससे बाहर निकलते हैं, फिजिक्स मतलब जो फिजिक्स के दूसरे भी पार्ट हैं उन पे हम आते हैं। तो लेट अस से हीट वाले पार्ट पे आते हैं, थर्मल फिजिक्स पे। ठीक है, उसके बाद मैं बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट पे भी आऊंगा। ठीक है ना। तो हीट वाले पार्ट पे आते हैं, पन्ना पलटते हैं, अगले पन्ने पे आओ। हाँ भाई, अब देखो, हीट वाले पार्ट में हमें एमएलटी के अलावा ना टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो टेम्परेचर जो है भाई,
उसके लिए डायमेंशन का सिंबल क्या रखें। अब प्रॉब्लम क्या है कि टी तो रख नहीं सकते, टी हो चुका है टाइम के लिए। ओके, तो टेम्परेचर के लिए डायमेंशन एनालिसिस में सिंबल रख देंगे हम के, केल्विन वाला के। ओके, ठीक है ना। अब मैं थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज उठाऊंगा, ठीक है ना। तो भाई एक क्वांटिटी होती है जिसे कहा जाता है हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी के लिए सिंबल ले लो, चलो सी ले लिया हमने। और एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 यूनिट, ठीक है ना, डेल्टा एच बाय डेल्टा टी, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड टू अ बॉडी डिवाइडेड बाय राइज इन टेम्परेचर। अब इसमें देखो एक सवाल ये उठेगा, जब भाई टेम्परेचर का तो तुम्हारे सामने है केल्विन, कोई दिक्कत नहीं, हीट जो है इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो मैं तुम्हें एक चीज सिखा देता हूं जिससे क्या है कि डायमेंशन एनालिसिस में हमें जो है काफी सुविधा होगी। वो क्या है कि देखो हीट क्या होती, हीट के बारे में कुछ जानते हो, शायद तुमने सुना हो, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इजंट इट। वैसे लाइट की एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म है, जैसे लाइट इज ऑल्सो एनर्जी, हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की, पोटेंशियल एनर्जी की बात की। तो एनर्जी जो है, जहां भी एनर्जी आएगी, ठीक है, उसकी डायमेंशन सेम रहेगी, ठीक है, ये बात समझ लो। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, तुमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी सुना होगा, वो फॉर्म एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, तुमने बहुत सारी एनर्जी सुनी होंगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की हमने बात की। तो जहां भी एनर्जी आ जाए सेम डायमेंशन लेनी है हमें, m1 l2 t-2। ध्यान आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी के टाइम पे ये डायमेंशन निकाली है अपन ने। तो कोई सी भी टाइप की एनर्जी आए, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये m1 l2 t-2 जो हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए सबसे पहले निकाला था, वही रिजल्ट यूज करना है। तो ये हीट के लिए भी ये यूज होगा। हां, तो अब आंसर आने लग गए भाई हीट कैपेसिटी की डायमेंशन के लिए। तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर हीट कैपेसिटी, डायमेंशन ऑफ डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। सो हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाएगा, डेल्टा एच के लिए एनर्जी की डायमेंशन यूज करेंगे m1 l2 t-2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के लिए केल्विन। सो ये अल्टीमेटली बन गया m1 l2 t-2 केल्विन -1। हाँ जी, तो ये हीट कैपेसिटी के डायमेंशन में चार चार सिंबल यूज हो रहे हैं, एमएलटी के साथ साथ केल्विन भी आ गया, ठीक है ना। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि भाई एमएलटी जो है वो पूरे मैकेनिक्स को कवर कर लेती है, मैकेनिक्स के अलावा इलास्टिसिटी, वेव, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये जो चैप्टर्स हैं इनको भी कवर करती है। लेकिन जैसे ही हम थर्मल फिजिक्स में जाते हैं तो उसमें नई बेस क्वांटिटी जो टेम्परेचर है वो शुरू हो जाती है। जैसे ही हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे हमें जो है एम्पियर का भी यूज करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी उसमें आएगा, तो उसके भी हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना भाई। अच्छा, इसके बाद जो है देखो, लोग कह रहे हैं कि ये फॉर्मूले लर्न करने के, मैं बता दूं कि फॉर्मूले वगैरह लर्न करने का लोड मत लो, सिर्फ तरीका सीखना है तुम्हें कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले वगैरह सीखने के लिए तुम्हारे पास टाइम है। जब चैप्टर आएगा ना हीट वाला, तब तुमसे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड कई सारे सवाल करने लगोगे, तुम वहां पे करोगे तो तुम्हें फॉर्मूले अपने आप याद आ जाएंगे, ठीक है। सी यहां पे बेटा लिखा हुआ है, देखो हीट कैपेसिटी, राइट। किसी ऑब्जेक्ट को गर्म कितनी हीट सप्लाई करें ताकि उसका तापमान 1 डिग्री बढ़ जाए, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, दैट इज व्हाट इज हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल तुमने सुना होगा शायद, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम। हीट कैपेसिटी पानी की जो बताते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम बताते हैं,
ठीक है ना। नहीं, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो हीट कैपेसिटी नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग चीज है, ठीक है ना। मैं उसमें कंफ्यूज कर गया। हीट कैपेसिटी जो हम लिख रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट गिवन पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ये है। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने गलती से ही सही उसका नाम ले लिया, तो उसको भी मैं बता देता हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड ना मैं तुम्हें एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया कि भाई अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ये मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया है भाई। डेल्टा एच क्या है तुम्हें पता है, एनर्जी से रिलेट कर देना है। डेल्टा एच की फॉर्म है तुम्हारे पास, एम है मास, ये नई चीज है, तुम्हें इसकी डायमेंशन बतानी है। क्वेश्चन ये है, यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एस। एस का पूरा नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो मैंने गलती से पानी के लिए बोल दिया हीट कैपेसिटी की बजाय, तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए तुम्हें एस की डायमेंशन निकालनी है। डेल्टा टी इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, एम मास, और डेल्टा एच इज अमाउंट ऑफ हीट गिवन, ओके। तो चलो, नहीं सुना पहली बार सुन लिया, अच्छी बात है, ठीक है ना। हां, अब इसमें पहला स्टेप क्या होगा, हमें एस की डायमेंशन निकालनी है। तो पहले क्या करो, फॉर्मूले को एस के टर्म्स में लिख लो। पहला स्टेप ये करो, ऐसे लिख लो, एस को लिख लो डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी, ऐसे लिख लो। अननोन जो है अपना, उसको एक तरफ कर लो, नोन को दूसरी तरफ कर लो। और अब ये लिख दो कि भाई डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एस, डायमेंशन ऑफ एच डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एम टाइम्स डायमेंशन ऑफ टी, ऐसे करके आएगा, ओके। हां, अब इनको हम डायमेंशन लिख देते हैं। एक्चुअली डेल्टा एच की डायमेंशन वही एनर्जी के टर्म्स में लिखनी है, M1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय M है अपना मास, और डेल्टा T क्या हो गया, केल्विन टेम्परेचर, ओके। तो ये M से M हो रहा है भाई कैंसिल, M की एक पावर यहां पे कैंसिल हो रही है। फाइनली डायमेंशन फॉर्मूला हम लिख सकते हैं L2 T-2 and K-1. So this is the dimensional formula of specific heat capacity. Okay? तो ये जो है थर्मल फिजिक्स में तुम्हारे पास MLT के अलावा एक चौथा सिंबल K जो है टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता हुआ, वो भी आएगा, ठीक है। चलो इससे आगे चलते हैं। इससे आगे हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में जो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट होती है मोल, ठीक है ना, तो वो मोल भी आएगा, ओके। सो मोल पे आते हैं, एक सेकेंड, अगला पेज ये लो। तो भाई बड़ी फेमस इक्वेशन है फिजिक्स में, तो फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री में भी काफी काम में आती है। वो एक इक्वेशन लिख रहा हूं, इक्वेशन है नहीं, इक्वेशन की बजाय एक दूसरी चीज, हां, केमिस्ट्री में जो काम में आता है मोलर मास, तुम्हें ध्यान होगा, ठीक है। मोलर मास, मोलर मास जो है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है भाई, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 32 है ना। 32 यूनिट क्या होती है, मेरा इंटरेस्ट यूनिट में है, ग्राम पर मोल, इजंट इट, 32 ग्राम पर मोल। सो मोलर मास इज व्हाट, मोलर मास इज मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ओके। तो मोलर मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मोलर मास के लिए सिंबल कैपिटल एम ही होता है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए मैं कैपिटल एम नहीं यूज कर रहा, मैं सिंपली मोलर मास पूरे को ही बोल रहा हूं। चलो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है।
ठीक है ना, 32 ग्राम पर मोल होता है बिल्कुल, तो मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स हो रहा है, तो मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। अब बताओ इसका मोलर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। बाय द वे, मोल के लिए जो सिंबल हम डायमेंशन में यूज करेंगे ना, वो यही यूज करेंगे, डायमेंशन ऑफ मोल सिंपली MOL यही यूज करेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स के लिए MOL ये यूज किया जाएगा। हाँ, तो मास के लिए सिंपली M हो गया और नीचे आ गया मोल, राइट। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, ये बन गया M1 एंड मोल -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोलर मास। ठीक है, फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले होंगे जहां पे मोलर मास भी आएगा भाई, तो वहां पे जो है MOL इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो हमारी 7 में से 5 को हमने आज यूज कर लिया है। MLT को यूज किया था, फिर हमने हीट वाले में जो है केल्विन को भी यूज कर लिया, और मोलर मास सिंपल सी चीज है जिसमें मास पर यूनिट मोल है, तो M1 एंड मोल -1 आ गया, मोल को भी यूज कर लिया। अब बच गया भाई इलेक्ट्रिक करंट। ये मैं बता चुका हूं कि 7वीं जो कैंडेला है वो अपने सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है ना। सो अब हमें यूज करना है करंट को, राइट। तो करंट को यूज करना है तो कुछ फॉर्मूला तुम्हें दिया जाए नया। हां, मुझे बताओ कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एक, क्यों भाई, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज सिंबल है इसके लिए Q। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए सिंबल कॉमनली Q यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की मैं डायमेंशन निकालना चाहता हूं। बाय द वे, करंट के लिए ना एक सिंबल बना लेते हैं हम, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन के लिए हम यूज करेंगे I, ठीक है। तो इसके लिए हम I को यूज करेंगे, राइट। सो मुझे बताओ कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। मैं एक फॉर्मूला तुम्हें दे देता हूं। तुमने सुना होगा शायद कि भाई करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट I इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। ये रिजल्ट तुमने सुना होगा। इस रिजल्ट के हिसाब से हमें Q का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। कुछ लोग कूलम लिख रहे हैं, कूलम तो बेटा यूनिट होती है, ठीक है ना, हमें डायमेंशन निकालनी। हाँ, गुड गुड गुड, कुछ आंसर आ रहे हैं, कुछ थोड़ा सा गलती भी कर रहे हैं, मैं बताता हूं। सबसे पहला काम ये करो कि इसको पहले Q के टर्म्स में लिख लो। Q हो गया भाई करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। और अब इसको डायमेंशन में कन्वर्ट कर लो कि भाई डायमेंशन ऑफ करंट टाइम्स डायमेंशन ऑफ टाइम, ये डायमेंशन ऑफ चार्ज होगी। डायमेंशन ऑफ करंट सिंपली हम लिखेंगे I, और टाइम तो टाइम है ही। सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चार्ज इज I मल्टीप्लाइड बाय T। -1 नहीं है, कुछ लोग IT -1 कर रहे हैं, वो गलती हो रही है, ठीक है। I1T1 लिख लो या I इंटू T लिख दो, सिंपली जो भी है। तो ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आ गई, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्चुअली बहुत बड़ा पार्ट है 12th क्लास में। तो चार्ज के अलावा कुछ एक और फिजिकल क्वांटिटीज भी हम निकाल लेते हैं, उनके लिए भी मैं तुम्हें फॉर्मूला दूंगा, ठीक है ना। और तुम्हें जो है उसकी फिजिकल, उसकी डायमेंशन निकालनी है। तो जैसे, हाँ भाई, एक होता है ओके, एक मैं रिजल्ट दे रहा हूं जिसको यूज करके तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा एक पार्ट है, सिर्फ एक्स्ट्रा एक फिजिकल क्वांटिटी करंट की हमें जरूरत पड़ती है MLT के अलावा। मैग्नेटिज्म के लिए अलग से कोई नई फिजिकल क्वांटिटी नहीं आती है, करंट से ही हमारा काम चल जाएगा। तो भाई फॉर्मूला ये है, फोर्स इज इक्वल टू QVB। ये मैंने फॉर्मूला दिया है। B यहां हम किसको बोल रहे हैं, B हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ओके, मैग्नेटिक फील्ड को। तो हां, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। F फोर्स है, किस पे, एक चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है
उसके लिए फॉर्मूला है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। सो तुम्हें इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालो भाई, करो ट्राई, जरा ट्राई करो, थोड़ा एफर्ट डालो, फिर मैं बताता हूं। हाँ, कुछ आंसर आने शुरू हुए हैं। लो, सबसे पहला स्टेप, हम फॉर्मूले को बी के टर्म्स में लिख लेते हैं कि भाई बी जो है ये हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाय क्यू वी। ठीक है ना। सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बी इज डायमेंशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ क्यू इंटू वी। ओके, एफ जाना पहचाना अब तक तुम्हें अच्छी तरह से याद हो चुका होगा, m1 L1 T माइनस 2, Q अभी अभी हमने निकाल के यहां पे बोर्ड पे रखा हुआ है I इंटू टी, और वेलोसिटी ये भी हमारा जाना पहचाना है L1 T माइनस 1। ओके, ये हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि कुछ चीजें यहां कैंसिल हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल L1 और L1 ये कैंसिल हो रहे हैं, और ये t की पावर 1 और t की पावर माइनस 1 इनको भी कैंसिल कर देते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है ना। तो अब क्या बचा, एक तो बचा यहां पे m1, एक बचा t माइनस 2, और एक बचा ये i है ना नीचे, और तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ i बचा है, ऊपर जाके हो गया i माइनस 1। राइट, सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार ये क्लैरिफाई कर दूं, क्या क्लैरिफाई कर दूं कि भाई इस चैप्टर को दो बात, कुछ लोग हो सकता है कि घबरा रहे हो कि ये क्या नई चीज आ गई मैग्नेटिक फील्ड। तो जो लोग घबरा रहे हैं उनकी तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि अभी तुमसे बेटा ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की जाती कि तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता हो। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये अपन आराम से सीखेंगे 1.5 साल बाद, सवा साल बाद करीब, जब तुम 12th क्लास के भी 3-4 महीने पार कर चुके होगे। ओके, तो तुम्हारे पास 15-16 महीने हैं ये जानने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं अभी तुम्हें समझ में आ रहा, नए शब्द को देख के घबराना मत, पहली बात। ओके, और कुछ लोग जो अति उत्साही लोग हैं वो ऐसा सोच लें कि भाई हमें मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, तो ये गलतफहमी भी मत पालना। मुझे एक बैलेंस्ड ओपिनियन चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये हम बाद में आराम से सीखेंगे। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सिर्फ ये सीखा है कि कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आ जाए, चाहे उसका नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, चाहे उसका नाम स्ट्रेस हो, चाहे उसका नाम मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई सी भी नई फिजिकल क्वांटिटी आ जाए, बस हमें उसका फॉर्मूला चाहिए। उसका कोई फॉर्मूला हो तो हम उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। यानी कि हमारी जो बेस क्वांटिटीज हैं M, L, T, K, मोल और अब ये एम्पियर, ठीक है ना, इनसे कैसे रिलेट हो रही है हमारी ये नई फिजिकल क्वांटिटी, ये हमें करना आता है, और ये होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला। बस तरीका सीखना है, ये इस फॉर्मूले को रटने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के इस फॉर्मूले को रटने, बिलीव में, मुझे अगर कोई अभी ऑफ हैंड पूछे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या थी, तो मुझे याद नहीं था। ठीक है ना, अभी का अभी तुम्हारे सामने ही निकाला है फॉर्मूला, जरूर मुझे पता है, पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो गया, तो इससे मैंने निकाल लिया यहां पे। ठीक है, तो अपनी मेमोरी फिजिक्स पे लोड मत लेना, फिजिक्स में बिल्कुल मेमोरी को बचा के रखना, सारी केमिस्ट्री में काम लेना बेटा। यहां पे अपन आराम से सिर्फ तरीके सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तरीके सीखेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। ओके, तो मैंने तुम्हें 6 सिंबल डायमेंशन वाले इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। ठीक है, MLT से हमने शुरू किया था, फिर हम केल्विन पे आए, फिर हमने मोल पे आए, और अब हमने करंट आई को भी यूज कर लिया। साथ साथ मैंने तुम्हें यह भी बता दिया कि कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आ जाए तो कैसे उसकी डायमेंशन निकालते हैं। ओके, डायमेंशन फॉर्मूले हमने काफी सारे कर लिए, और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, मेरे को कोई लिस्ट को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। मैं खुश हो जाऊंगा अगर तुमने ये तरीका सीख लिया कि भाई हमारे सामने कोई भी नए नाम वाली फिजिकल क्वांटिटी आ जाए, हम उसकी डायमेंशन
निकाल सकते हैं। बस एक फॉर्मूले की जरूरत है, दैट्स ऑल। ठीक है ना। चलो इतना काम तुमने कर लिया। तो अब हम ये सीखते हैं कि भाई ये जो डायमेंशन निकालना हमने सीखा, डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकालना सीखा, इसका फायदा क्या है। ठीक है ना, इसका फायदा क्या है। तो अब हम उस पे आते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि इसका फायदा क्या है। तो देखो क्या है कि भाई फिजिक्स में ना एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजिनिटी। तो होमोजिनिटी जो है वो ये कहता है कि कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला या फिजिक्स की इक्वेशन है वो डायमेंशनली होमोजीनियस होता है। मतलब क्या, एक एग्जांपल लेता हूं मैं इक्वेशन का और उसमें हम होमोजिनिटी को सीखेंगे। ठीक है, जैसे एक बड़ी फेमस इक्वेशन है, मैं ऐसी इक्वेशन ले रहा हूं जो तुम्हें पता है। ठीक है ना। तो इक्वेशन है भाई S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई एम श्योर तुम सबने इस इक्वेशन को देखा होगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी किए होंगे, ये सारे सिंबल्स जो हैं इसके मीनिंग तुम्हें पता होंगे। ठीक है ना। तो अब देखो इसमें मैं होमोजेनिटी तुम्हें चेक करके बताऊंगा, राइट। तो होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फिजिक्स में हम जो डायमेंशनली इक्वल क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और उन्हीं को हम इक्वेट करते हैं। जो डायमेंशनली इक्वल क्वांटिटीज हैं उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है और उन्हीं को इक्वेट किया जाता है। यानी कि अब ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसमें ये जो पार्ट है यू टी, इसकी डायमेंशन और ये जो पार्ट है हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए और इन दोनों की डायमेंशन इस एस के भी बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स होमोजिनिटी सेज अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वी मस्ट हैव डायमेंशन ऑफ एस same as dimension of u multiplied by t, same as dimension of half at square। तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना जरूरी है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं, ये तो देखो मैंने होमोजेनिटी के कॉन्सेप्ट से बात लिख दी, अब मैं ये चाहता हूं कि इसको तुम चेक करके देख लो जरा कि ये जो होमोजेनिटी वाली बात है यहां पे ये वैलिड है कि नहीं। तो तुम देख सकते हो इसको। क्यों भाई, एस बोले तो क्या होता है इस इक्वेशन में, एस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। देखो एक चीज मैं बता दूं कि भाई फिजिक्स में ना एक ही सिंबल्स के अलग अलग चैप्टर में अलग अलग मतलब हो सकते हैं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले एस जो है मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए यूज किया था। ठीक है ना, तो ऐसे मत समझ लेना कि भाई ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो नहीं है, ये तो तुम्हारी वेल नोन इक्वेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो हर इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमें उस सिंबल का मतलब देखना है। ठीक है ना, ये धीरे धीरे तुम यूज टू हो जाओगे। ओके, सो एस इज डिस्प्लेसमेंट। ये एस जो है ये सिंपली लेंथ होगा, सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं यू इंटू टी। यू इंटू टी की डायमेंशन देखेंगे। मुझे बताओ यू क्या होता है इस इक्वेशन में। यू सिंबल किस चीज के लिए होता है, यू होता है भाई इनिशियल वेलोसिटी, है कि नहीं, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है। तो यू की डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस वन और उसके आगे टाइम आ रहा है तो ये टी वन हो गया। ठीक है ना, तो तुम देख सकते हो कि टी माइनस वन टी प्लस वन हो गए कैंसिल और ये क्या बन गया एल। तो यू इंटू टी की डायमेंशन भी वही आ रही है जो एस की आ रही है। हाफ ए टी स्क्वायर जो है इसको भी देख लो, इसकी भी डायमेंशन निकाल लेते हैं भाई, चेक करके देखते हैं। हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ जो है ये तो सिंपली एक नंबर है, ये तो कुछ आएगा नहीं। ए का एक्सेलरेशन हमने निकाला था क्लास के शुरू में, एल टी माइनस टू। ठीक है ना, और टी स्क्वायर आ रहा है तो ये हो गया टी टू, राइट। एल टी स्क्वायर टी माइनस टू, तो ये टी प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो गए और ये भी एल। तो देखो जो बात होमोजिनिटी कह रही थी कि भाई तुम
डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो और डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटीज को ही तुम इक्वेट करते हो। वो चीज यहां पे हमने चेक करके देखी है, उसको हमने वेरीफाई किया है। ठीक है, और ये बात फिजिक्स की जो है सभी इक्वेशंस में वैलिड होती है। ठीक है ना। तो तुम चाहो तो जो आइंस्टीन की इक्वेशन है भाई, उसमें चेक करके, आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन है एक बड़ी, कौन सी इक्वेशन, ये वाली, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, नाम तो सुना होगा इसका, क्यों भाई, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। चेक करो कि ये डायमेंशनली होमोजीनियस है या नहीं। चेक द डायमेंशनल होमोजीनिटी ऑफ आइंस्टीन्स फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। करो चेक। इसमें सिंबल्स के मतलब पता है भाई। E क्या होता है, एनर्जी, M होता है मास, और C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, है कि नहीं। तो चेक करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जिनको हम इक्वेट कर रहे हैं, क्या वो डायमेंशनली सेम हैं। चेक करके देखो। एनर्जी की डायमेंशन निकाली हमने क्लास में आज ही, क्या निकाली थी, M1 L2 T माइनस 2। एनर्जी और फोर्स जो हैं इनकी डायमेंशन तुम्हें याद हो जानी चाहिए अब तक। ठीक है, ज्यादा चीजों की तो मैं नहीं कहता, फोर्स की और एनर्जी की ध्यान हो जानी। तो एनर्जी की तो ये है। अब राइट हैंड साइड इक्वेशन की क्या है, उसकी डायमेंशन निकालेंगे एम सी स्क्वायर। ओके, सो एम तो मास है ही अपना, कोई दिक्कत नहीं। सी क्या होती थी, स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड तो स्पीड है, चाहे लाइट की हो चाहे किसी की भी हो। ठीक है ना, चाहे एक छोटी सी चींटी की स्पीड हो चाहे लाइट की स्पीड हो, स्पीड तो स्पीड है। डायमेंशन उसकी आ जाएगी एल टी माइनस वन। हाँ, लेकिन इसका स्क्वायर भी है भाई, सी स्क्वायर है तो पूरा एल टी माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। क्या बन गया, ये बन गया M1 L1, सॉरी L1 नहीं L2, पूरा एल टी माइनस वन का स्क्वायर था ना, तो L2 एंड T माइनस 2। तुम देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आई। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमने, अब देखो मैं दो तीन चीजें क्लेरिफाई कर दूं। फिजिक्स की ये कौन सी क्लास है, दूसरी क्लास, और बात हम किसकी कर रहे हैं, आइंस्टीन की इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये गलत फहमी मत पालना कि तुम जो है आइंस्टीन के आसपास थोड़ा बहुत पहुंच गए हो। ठीक है ना, वहां तक अपन बिल्कुल नहीं पहुंचे अभी, राइट। ठीक है, आइंस्टीन बाबा बड़े ग्रेट थे, अपन अभी छोटे से बच्चे हैं, फिजिक्स की दूसरी क्लास में हैं, दूसरी क्लास सीखी अपन ने, राइट। हमने इस फॉर्मूले की डिटेल हमें बिल्कुल नहीं पता, राइट, ये अच्छी तरह समझ लो। हमने सिर्फ इस इक्वेशन की डायमेंशनल होमोजिनिटी चेक की है। ठीक है ना, अब हमें यह पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने इस इक्वेशन को प्रूव कर दिया? बिल्कुल नहीं, इसके आसपास भी नहीं है, हमारा नॉलेज इसके आसपास भी नहीं है कि हम इस इक्वेशन को प्रूव कर पाए। हमारा कंक्लूजन इससे सिर्फ ये निकला है कि दिस इक्वेशन मे बी करेक्ट। ओके, दिस इक्वेशन मे बी करेक्ट। वाई? बिकॉज इट इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है ना, अगर ये डायमेंशन इन दोनों की मैच ही नहीं करती तो हम कहते हैं गड़बड़ है भाई, फेक न्यूज है ये। समझ रहे हो बात को, ऐसा है। ठीक है ना, सो कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट पाई गई तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि दैट इक्वेशन मे बी करेक्ट, वो करेक्ट हो सकती है या नहीं भी हो सकती। ठीक है ना, करेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि भाई E इज इक्वल टू 2mc स्क्वायर, मान लो मैं ऐसे लिख दूं,
और इसको मैं डायमेंशनली चेक करने जाऊं, ठीक है ना, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट आ जाएगी। सोचो जरा, यहां पे तुम राइट हैंड साइड की डायमेंशन में निकालने जाओगे, 2mc² लिखोगे, तुम कहोगे 2 तो नंबर है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, और ये का ये आ जाएगा, तो तुम्हें ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट मिल जाएगी। मिल जाएगी कि नहीं? लेकिन ये सही है क्या? हम जानते हैं ये गलत है, सही तो ये वाली है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हें किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम मिली, तो कंक्लूजन सिर्फ इतना निकलेगा कि द इक्वेशन मे बी करेक्ट और मे नॉट बी करेक्ट। ओके, लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गई, यानी डायमेंशनली होमोजीनियस नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, ये इक्वेशन सही नहीं हो सकती। मान लो कि मैं कोई एक इक्वेशन बना दूं कि लेटस से मैंने लिखा प्रेशर इज इक्वल टू mgh, ठीक है। मान लो मैंने लिख दिया प्रेशर इज इक्वल टू mgh, मास इंटू जी इंटू हाइट। क्या ये इक्वेशन, क्या फिजिक्स की कोई ऐसी इक्वेशन सही हो सकती है? हो सकती है कि नहीं, ये हम पता लगाएंगे। हमें जो पता, अब जो आज की क्लास में सीखा उसके बेसिस पे पता लगाएंगे। तो वो क्या है कि डायमेंशनली ये होमोजीनियस है कि नहीं है, इतने देखता, इसको देखते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है भाई प्रेशर। प्रेशर की आज हमने डायमेंशन निकाली थी, क्या निकाली थी जरा पन्ने पलट के देखो। m1, L कितना था? L -1 था और T -2। क्यों भाई? प्रेशर यही आ रहा था, m1 L -1 T -2 ऐसा आया था, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड की तो ये डायमेंशन, राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखनी है अपने को, mgh। तो m हो गया मास, m तो मास है, कोई दिक्कत नहीं। g अपना होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, LT -2, और h हाइट है, तो हाइट भी, तो ये क्या बन रहा है भाई? m L2 एंड T -2। लेफ्ट हैंड साइड ये रही, राइट हैंड साइड ये रही। m की गलत पाई गई है वो तो गलत है भाई, ठीक है ना। जो इक्वेशन डायमेंशनली गलत पाई गई वो गलत है। एक्चुअली इसमें गलती क्या है कि ना, ये मास की बजाय ना ये एक्चुअली डेंसिटी होता है, डेंसिटी D इंटू जी इंटू एच कर लो। वैसे डेंसिटी के लिए एक सिंबल और भी होता है, रो लिख देते हैं, ऐसा ग्रीक लेटर रो। कई सारे ग्रीक लेटर आ चुके, थीटा, ओमेगा वगैरह, है ना। तो ये रो इज ए ग्रीक लेटर यूज फॉर डेंसिटी। तो मास की जगह अगर यहां पे डेंसिटी कर देते तो ये सही हो जाता। क्या जरा इसको चेक करो। मैंने एक ऑल्टरनेट इक्वेशन बनाई, P इज इक्वल टू रो जी एच। चेक दिस फॉर डायमेंशनल करेक्टनेस। प्रेशर तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी है तुम्हारे पास, सिर्फ राइट हैंड साइड को चेक करो। राइट हैंड साइड को देखो क्या आता है, रो जी एच। डेंसिटी, रो है डेंसिटी, ओके, डेंसिटी टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? देखते हैं। जो राइट हैंड साइड है आरएचएस, आरएचएस की डायमेंशन लिख रहे हैं हम। रो डेंसिटी बोले तो मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? डेंसिटी को अपन मास अपॉन वॉल्यूम करके लिख देते हैं। चलो ऐसा ही कर दिया मैंने, एक बार मास अपॉन वॉल्यूम लिख दिया इसको, ओके। मास की डायमेंशन अपॉन वॉल्यूम की डायमेंशन, ये डेंसिटी की हो जाएगी, और जी की और इसके अलावा एच की, राइट। तो मास की डायमेंशन क्या होती है? एम। वॉल्यूम की क्या होगी भाई? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तीनों लेंथ ही है, ठीक है, तीनों लेंथ ही है। तो लेंथ का हो गया क्यूब, एल हो गया
जी हो गया LT-2 और H जो है वो तो L है ही है, ठीक है। तो ये G के लिए लिखा और ये H के लिए लिखा। अल्टीमेटली ये क्या बन गया, अल्टीमेटली ये क्या बन गया, ये बन गया M, L का हिसाब लगाओ भाई, ऊपर 2 आ रहे हैं नीचे 3 आ रहे हैं, तो L-1 T-2। अब तुम देखो ये प्रेशर से मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है या नहीं है, पक्का नहीं भाई। ये कब पता चलेगा कि ये फॉर्मूला सही है, ये तब पता चलेगा जब हम इसको डिराइव करेंगे। जिस चैप्टर में हम चलेगा जाएंगे, ये फ्लूइड वाला एक चैप्टर आएगा लिक्विड से रिलेटेड, उस चैप्टर में जब जाके हम इसको डिराइव करेंगे तब हम श्योर होंगे कि ये फॉर्मूला करेक्ट है। आज की डेट में हम क्या कह सकते हैं, आज की डेट में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि दिस मे बी करेक्ट, इसके करेक्ट होने की संभावना बनती है, गारंटी नहीं है। ओके, गारंटी प्रूव होने के बाद ही आएगी। ये फॉर्मूला डेफिनेटली गलत था, मैंने डेंसिटी की जगह मास लिख दिया था और वो पकड़ा गया, डायमेंशन एनालिसिस में वो पकड़ में आ गया, L-1 यहां पे L+2, राइट। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी, कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटी को हम उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं और उन्हीं को हम इक्वेट कर सकते हैं और उन्हीं को हम घटा सकते हैं, प्लस माइनस या इक्वल कर रहे हैं तो डायमेंशंस बराबर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमने सीखा है आज की क्लास में। एक तो हमने डायमेंशन निकालना सीखा बहुत सारी क्वांटिटी की, और दूसरा अंत में हम डायमेंशनल होमोजेनिटी पे आ गए। नेक्स्ट क्लास में हम डायमेंशनल होमोजेनिटी के और सारे एप्लीकेशन सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए तुम क्या कर सकते हो कि भाई DPP-1 को तुम्हें अटेम्प्ट करना है। होमवर्क में क्या करोगे, DPP-1 11th की फिजिक्स की DPP-1 जो है वो तुम्हें अटेम्प्ट करनी है, और उसमें सबसे पहले तुम्हें एक क्रॉसवर्ड मिलेगी जिसमें बहुत सारे यूनिट्स के और प्रीफिक्सेस के नाम होंगे जो कि लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें सिखाए थे। ओके, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक क्रॉसवर्ड है, बिल्कुल हल्की फुल्की DPP है शुरुआत की, और कुछ एक क्वेश्चंस हैं यूनिट्स पे बेस्ड, डायमेंशन पे बेस्ड, एक आध हो सकता है, ठीक है ना, जो कि हमने अधिकतर पहली वाली क्लास में लिया था। ओके, चलो तो ठीक है भाई, DPP-1 करके लाना नेक्स्ट क्लास में। क्लास की शुरुआत में हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद तुम्हारे इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हैं थ्योरी के तो वो भी पूछ लेना, हालांकि बहुत हल्की फुल्की चीजें हमने की हैं, और फिर आगे चलेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल और ये डायमेंशन एनालिसिस के और दूसरे एप्लीकेशंस जो हैं वो भी सीखेंगे। डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से कई बार फॉर्मूले भी हम डिराइव कर सकते हैं, तो फॉर्मूलों को डिराइव कैसे किया जाता है वो पार्ट भी हम सीखेंगे, और कई सारी चीजें करेंगे, ठीक है भाई। ओके, जय हिंद, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।